नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, यूनेस्को जो बायोडाइवर्सिटी रिजर्व हैं, बर्ड सेंचुरी होगा, उन सभी को कवर करेंगे। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं इस पीडीएफ में। देखते हैं हम लोग एक बार में कितना कर पाते हैं, और सभी के सभी महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, गारंटी होता है कि यहाँ से आएगा ही आएगा सवाल। कोई चर्चा में रहा है तो उससे पूछा जाता है, या अगर आप देश के पूरे हिस्से कवर करके जा रहे हैं तो उसमें से सवाल आने की कंप्लीट संभावनाएं रहती हैं। ध्यानपूर्वक कवर कीजिएगा इसको। सवाल किस तरह के होंगे, तो वन लाइनर भी होंगे, और जैसे टाइगर रिजर्व या कोई नेशनल पार्क है, वहाँ से कौन सी नदी गुजर रही है, कौन से डैम हैं, कौन से झील है, किस राज्य में पड़ता है, क्या है, हर डायमेंशन को कवर करने का प्रयास किया गया है। शुरू करते हैं पहले सवाल से, और इसमें लास्ट के जो 10 सवाल 20 सवाल होंगे उसमें बिहार के भी जो भी रिजर्व वगैरह हैं उन्हें भी हमने कवर किया है। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। ये यूपीएससी प्रीलिम का सवाल है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और आर्कटिक तक भिन्न होती है। एक ही रिजर्व है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, लेकिन उसके वर्ष में अलग अलग समय पर उसमें कभी जलवायु उष्णकटिबंधीय हो जाती है, कभी उपोष्णकटिबंधीय हो जाती है, तो कभी आर्कटिक तक उसकी जलवायु चली जाती है। कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा, नंदा देवी, नाओरा, नामदफा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश 200 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई में भिन्नता के कारण से हर तरह की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ से नोआ दिहिंग नदी गुजरती है। यह उड़न गिलहरी, फ्लाइंग स्क्वेल जो होती हैं, उनके लिए यह प्रसिद्ध है। तो ये पूछा जा सकता है कि उड़ने वाली गिलहरी के लिए निम्न से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध है, तो ये है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर डी हो जाएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क के संबंध में सवाल दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से यहाँ पर सही दिए गए हैं। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य हिस्सा है। इट इज़ द कोर पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या यह सही है? कुंथीपुझा नदी, इस नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर के बहती है। यह मुख्य रूप से लायन टेल्ड मकॉक के संरक्षण के लिए जाना जाता है। लायन टेल्ड जो मकॉक होते हैं, शेर पूंछ वाले बंदर जो होते हैं, उनके लिए क्या यह जाना जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। अब वो समय गया जब आपसे ये पूछा जाएगा साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल में है। ठीक है, इतना तक अगर आपको पता है तो केवल इससे अब काम नहीं चलने वाला है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का एक अनूठा क्षेत्र है। 1984 में स्थापित यह उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में घोषित भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, यूनेस्को के तहत का हिस्सा है। कुंथीपुझा नदी भारतपुझा की सहायक नदी यहाँ से बहती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कथन कारण दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन से सही है। यहाँ पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या यह सही है? दुनिया के एकमात्र है ऐसा। यह उद्यान मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव और न्यूमोटोफोरस जड़ों से बना हुआ है। क्या तो सही है? इसके बारे में कहाँ पर है केबुल लामजाओ? क्या इसकी विशेषताएं हैं? क्या आपने पढ़ा है इसके बारे में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि यह ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बल्कि मणिपुर में है। मणिपुर तो ब्रह्मपुत्र नदी तो नहीं जाती है। मणिपुर का केबुल लामजाओ 1977 में स्थापित दुनिया के एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। कारण गलत है। यह मैंग्रोव से नहीं बल्कि लोकटक झील में तैरते हुए सड़े गले पौधों के द्रव्यमान, जिसको फुमडी कहा जाता है, जल के ऊपर में ये फुमडियाँ तैर रही है, जिसके कारण से तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? तो केबुल लामजाओ। इस नदी में, इस झील में इस प्रकार से है कि आपका घर है एक फुमडी पर बना हुआ। आज आपका घर कहीं पर है, कल सुबह नींद खुलेगी तो कहीं और पहुंच जाएगा ये तैरते हुए। तो इस प्रकार का यहाँ पर होता है। यहाँ पर एक डांसिंग डियर भी पाई जाती है जो उछल के चलती है, इसके कारण से लगता है जैसे नृत्य करते हुए चल रही है वो। इसका आंसर सी हो जाएगा। बाघ, गैंडे, हाथियों की एक साथ मौजूदगी वाला मानस राष्ट्रीय उद्यान किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है? म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भूटान के, नेपाल के, बांग्लादेश से। बताइए, बाघ, गैंडे, हाथी तीनों यहाँ पर मिलते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है। तब मुझे बताइए कि यह किसके अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटा हुआ है? चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यह भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। मानस एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व 1973 एलिफेंट रिजर्व है।
यह मतलब तीनों यहाँ पर गेंडा, एलिफेंट और टाइगर। यह उत्तर भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के साथ सीमा साझा करता है। मतलब मानस नेशनल पार्क जब सीमा को उस तरफ भूटान में चला जाता है तो भूटान सरकार के द्वारा उसको नामित किया गया रॉयल मानस नेशनल पार्क। मानस नदी ब्रह्मपुत्र के सहायक है, इसके बीच से बहती है। यह पिग्मी हॉक के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों को उनसे होकर बहने वाली नदियों का सही मिलान करें। पन्ना बाघ अभयारण्य से रामगंगा, पन्ना रामगंगा, जिम कॉर्बेट और काजीरंगा, रामगंगा, केन और डिफ्लू 3 नदियां दी गई हैं, 3 रिजर्व दिए गए हैं। अब ज़रा मैच कीजिए किन से कौन सा बह रही है, क्या यह सही है क्या गलत है, इसको सही से मैच करना है। कितने बेहतरीन स्तर के सवाल हैं, अगर ढंग से किया जाए तो वन लाइनर तो आपका अपने आप ही तैयार हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, पहले का बी हो जाएगा। पन्ना केन नदी यहाँ से बहती है, एमपी में है ये। जिम कॉर्बेट से रामगंगा नदी बहती है और काजीरंगा से डिफ्लू रिवर बहती है, तो तीसरे का सी हो जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से केन नदी बहती है, यहाँ केन ने बेतवा लिंक परियोजना भी स्थित है, ये काफ़ी ज़्यादा विवादों के कारण से चर्चा में रहता है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में भारत का घोषित पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। यहाँ से गंगा नदी बहती है। काजीरंगा असम से डिफ्लू नदी गुजरती है, बाढ़ के दौरान गेंडों के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट सवाल है, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान शामिल होते हैं। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है, तो अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसके तहत में कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क्स आते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, हर सवाल का आंसर जरूर निकालिएगा, अगर आपको आता हो तो ज़रूर निकालिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा छठे का, इसका आंसर हो जाएगा बी, नैयार, पेप्पार, सेंदुरनई और कलक्कर मुंडनथुराई। ये जितने भी हैं ये सब के सब इसी के तहत में आते हैं। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु में स्थित के अंतर्गत नैयार, पेप्पारा, सेंदुरनई वन्यजीव अभयारण्य, कलक्कर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व आते हैं। यहाँ कानी जनजाति निवास करती है। कानी जनजाति किस में निवास करती है, तो भाई अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया में यह निवास करती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत के विशाल मरुस्थल में स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क के संदर्भ में कथन पर विचार करें। डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में सवाल पूछा जा चुका और यह यूपीएससी प्रीलिम का ही सवाल है। राजस्थान और गुजरात के 2 जिलों में फैला हुआ है। यहाँ डायनासोर समय के जीवाश्म पाए गए हैं। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक आवास है। क्या हो जाएगा उसका उत्तर, क्या होगा इसका आंसर, 7 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस भी बड़े खतरनाक दिए गए हैं। इसका आंसर दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि डेजर्ट नेशनल पार्क पूरी तरह से राजस्थान के 2 जिले जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है, न कि गुजरात में। यहाँ आकल वुड पॉलिस पार्क जो जहाँ जुरासी काल के जीवाश्म है ये भी यहाँ पर मौजूद है। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय गोंडावन का घर है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको सोन चिड़ैया भी हम लोग कहते हैं उसका यह घर है। सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भारत सरकार पैसे खर्च कर रही है, क्योंकि इसकी लास्ट पीढ़ी बची हुई कुछ सैकड़ों में इसकी संख्या है इस चिड़ैया की, बाकी सब खत्म कर दिया बिजली के तारों और शिकारों ने। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कौन सा तथ्य अद्वितीय है। अद्वितीय पूछ रहा है हेमिस के बारे में। देखिए क्या है इसमें, यूनिक पूछ रहा है आपसे, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा। ध्यानपूर्वक पहले चारों को पढ़ करके फिर निकालिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जहां सिंधु नदी बहती है, इंडस रिवर बहती है। लद्दाख में स्थित हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह विश्व स्तर पर हिम तेंदुआ की सबसे घनी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इसके उत्तरी भाग में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ जैसे मरखा इत्यादि बहती है। यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन सी नदी प्रणाली और समुदाय सही ढंग से जुड़े हुए हैं। नदी प्रणाली और समुदाय दोनों पूछा गया, कम्युनिटी एंड रिवर सिस्टम दोनों ही आपसे पूछा जा रहा है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा। हिरन, शत्रुंजी नदियां और मालधारी समुदाय इसी से संबंधित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में स्थित है। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, एशियाटिक शेरों का। यहाँ 7 प्रमुख नदियाँ बहती हैं, हिरन, शत्रुंजी, दातरडी, सिगोडा, मक्षुंद्री, गोदावरी और रावल। इस प्रकार के यहाँ पर नदियाँ बहती हैं। यहाँ का पारंपरिक चारवाहा समुदाय मालधारी कहलाता है। शेरों के साथ सह अस्तित्व में रहते हैं। ये शेरों के साथ ऐसे रहते हैं जैसे पालतू हो इनका शेर, ना तो इनको शेरों से डर लगता है ना तो शेर ही इनसे डरते हैं। इसका आंसर याद रखिएगा।
सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सिमलीपाल। यह अपने दुर्लभ मेलेनिस्टिक बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका नाम यहाँ बहुतायत पाए जाने वाले लाल रेशम कपास के पेड़ों के नाम पर रखा गया है। यह रिजर्व मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सिमलीपाल किस राज्य में है? तो सिमलीपाल आपका कौन से राज्य में है भाई? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। 1 और 2 सही हो जाएगा। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। ये मेलेनिस्टिक बाघ का मतलब जो बाघ होते हैं, टाइगर होते, बंगाल टाइगर देखा होगा आपने, उसकी धारियाँ, काली धारियाँ जो होती है बहुत ही ज़्यादा चौड़ी होती हैं, जिसके कारण से उनका काला जो मेलेनिस्टिक कलर है वो दूर से चमकता है। और ये इकलौता ऐसा है जो यहीं पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये कहीं और पर भी नहीं पाए जाते हैं। निम्न से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चीता पुनर्वास परियोजना के लिए चुना गया था और किस नदी बेसिन में स्थित है ये? तो इसका नाम है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। चंबल की सहायक कूनो नदी के बेसिन में यह स्थित है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कथन पर विचार करें। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडा को समाहित करता है, क्या इसी में है वो? यह 12 साल में एक बार खिलने वाले नील कुरुंजी के फूल पाए जाते हैं। यहाँ पर नील कुरुंजी के फूल पाए जाते हैं एराविकुलम में। यह नीलगिरी तहर का सबसे बड़ा जीवित प्राकृतिक आवास है। नीलगिरी तहर बकरों के जैसे यह जानवर होती है और किसी भी ऊंचाई पर चढ़ सकती है। इसका पैर इतना अलग तरीके से बनाया जाता है कि किसी भी पहाड़ के ढाल पे चढ़ सकती है ये। तो नीलगिरी तहर क्या यहाँ पर पाई जाती है? एराविकुलम में। तो इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे सही दिए गए हैं। एराविकुलम केरल पश्चिमी घाट में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी इसी उद्यान में स्थित है। यह 16 वनों और घास के मैदानों का क्षेत्र है जो लुप्त पाए नीलगिरी ताहर नील कुरुंजी फूलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब आपसे सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा थोड़ा सा अलग करके कि नील कुरुंजी फूलों के लिए निम्न से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है ना? यह बायोस्फीयर रिजर्व बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान और कैंपबेल बे स्थित है। यह सोम्पेन नामक अति संवेदनशील जनजाति का घर भी है। यह विवरण किस क्षेत्र का है? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये इससे संबंधित है, ये पूछ रहा है आपसे। 4 यहाँ पर दिए गए हैं। मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, महान निकोबार, भितरकनिका। आसानी से पहचान सकते हैं यह ग्रेट निकोबार जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी बात कर रहा है। कैंपबेल बे और गैथालिया राष्ट्रीय समूह उद्यान है यहाँ पर। गैलाथिया यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कवर करता है और आदिम सोम्पेन और निकोबारी जनजातियों का यह निवास स्थान भी है। नेक्स्ट कथन कारण वाला आ गया फिर से। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसे रामसर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया, जो अभी भी उसी सूची में बना हुआ है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है हमको तो पता नहीं है, नहीं पता है तो कब पता होगा भाई। यह उद्यान गंभीर जल संकट और विदेशी घास के आक्रमण का सामना कर रहा है। क्या सही है भाई? सही है तो क्या एक्सप्लेन भी सही कर रहा है या गलत है कोई एक? क्या होगा इसका उत्तर? ए गलत है परंतु आर सही दिया हुआ है, क्योंकि भारत वर्तमान में 2 आर्द्र भूमियाँ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हैं, केवलादेव राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर। पहले चिल्का झील भी था लेकिन उसे हटा दिया गया क्योंकि बाणगंगा और गंभीर नदियों के पानी की कमी, विदेशी घासों के कारण केवला बे का पारिस्थितिक तंत्र खतरे में है। अगर कोई ऐसा इस तरह का स्थान जो सही परफॉर्म नहीं कर रहा है और एक खतरा में है, सरकार भी उसकी तरफ सही से ध्यान नहीं दे रही, तो उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है कि सही प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो केवला देव के साथ में कौन सा है भाई? तो इसके साथ में लोकटक झील भी शामिल है इसमें। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गंडक नदी के जलोढ़ परिदृश्य पर स्थित है? हिमालय के सोमेश्वर पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है। बिहार राज्य का एकमात्र बाघ अभयारण्य भी है। तो यह तो हो जाएगा भाई वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सभी को पता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यह उत्तर में नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान के साथ जुड़ा है। यहाँ गंडक नदी, सोमेश्वर पहाड़ियाँ प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जिसे 1986 में स्थापित किया गया था। क्या नीलगिरी के साथ ऐसा है? यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थान पर है। यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट है, दोनों जहाँ पर मिल रही है, क्या ये उनका मिलन स्थान है क्या? काबिनी और मोयार नदियाँ इस रिजर्व से होकर के बहती हैं। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं छोटे छोटे से। इसी प्रकार का सवाल एग्जामिनेशन में भी हो सकता है।
निकालिए इसमें से, इसका आंसर हो जाएगा तीनों कथन सही दिए हुए हैं। नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। यह नीलगिरी पहाड़ी जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं में फैला है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के हिस्से शामिल हैं। काबनी, नागरहोल बांदीपुर के पास में और मोयार, मधुमुलाई, बांदीपुर के बीच प्रमुख नदियां हैं और यहीं से यह बहती हैं। निम्न से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जंगली घोड़ों की आबादी के लिए जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र, लोहित नदियों से घिरा हुआ है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ये डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और यह जंगली घोड़ों के लिए जाना जाता है। भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये फैक्ट जरूर याद रखना है। यह उत्तर ब्रह्मपुत्र, लोहित नदियों, दक्षिण डिब्रू नदी से घिरा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा छोड़े गए घोड़े के वंशज यानी कि फेरल हॉर्स यहाँ की विशेषता है और उनकी आज भी अच्छी आबादी है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कथन पर विचार करें। सुंदरवन इसका नाम है, निकालिए जरा इसका आंसर। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है जो केवल भारत में स्थित है। केवल शब्द लगा हुआ है। मतला और विद्या नदियां इस डेल्टा क्षेत्र का हिस्सा हैं। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर खारे पानी में भी तैरने का अभ्यस्त हैं। तो क्या होगा इसका उत्तर? दूसरा, तीसरा सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ। इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं। यह भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। 60% बांग्लादेश में, 40% भारत में है। यहाँ के बाघ बहुत खतरनाक होते, पानी में भी तैर सकते हैं वो। हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम किस बाघ अभयारण्य की एक सफल सामुदायिक संरक्षण पहल है जहाँ कामेंग नदी भी बहती है? कामेंग नदी भी वहाँ से बहती है। तो यह पाके पखुई टाइगर रिजर्व है। यूपीएससी प्रीलिम 2018 में इस सवाल पूछा जा चुका है पखुई के बारे में। पक्के या पखुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। निस्सी यानी कि नीसी, क्या बोलते हैं इसको, निये, नौ, यौ दोनों का उच्चारण 100। नीसी जनजाति द्वारा यहाँ हॉर्नबिल धनेश पक्षी के घोंसले को बचाने के लिए शुरू किया गया हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कामेंग और पक्के नदियाँ इस क्षेत्र की जीवन रेखा है और ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बाद में मदद की। इसमें पहले कम्युनिटी स्तर पर लोगों ने शुरू किया था इसको, ठीक है। इसको लेकर के विवाद भी हुआ था कि भाई जहाँ के जो जनजाति हैं वो यहाँ के इस क्षेत्र के जंगली जानवरों के दुश्मन नहीं होते हैं, तो सबसे पहला अधिकार उन्हीं का होना चाहिए और उन्हीं के प्रयासों के जरिए हम किसी भी चीज़ को संरक्षित कर सकते हैं। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जीव विशेष रूप से संरक्षित है? जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, सी कौ भी कहा जाता है। बहुत ही भोला भाला गोलू मोलू टाइप का यह जानवर होता है, समुद्र में रहता है और समुद्री गाय कहते हैं इसको। बिल्कुल गायों के जैसे व्यवहार होता है, शांत और वेज खाने वाला इंसान। तो इसका क्या बोलते हैं? डगोंग इसको बोलते हैं, इंसान नहीं जानवर। डगोंग बिल्कुल गोल मटोल सा होता है, इसको समुद्री गाय कहते हैं। तमिलनाडु तट पर स्थित मन्नार की खाड़ी भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आसान फैक्ट। यहाँ प्रवाल भित्तियाँ और समुद्री घास प्रचुर मात्रा में है, तब इसी को खाकर यह जिंदा रहती। समुद्री घास खाने वाली शाकाहारी स्तनपायी डगोंग यह प्रमुख आवास है, जिसके लिए भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व भी पाक जलडमरू मध्य में ही पाक खाड़ी में ही बनाया गया है। याद रहेगा आपको। निम्नलिखित अभयारण्य और उनके राज्यों का सही मिलान करें। आई थिंक जिस प्रकार के इसमें सवाल दिए गए हैं, बहुत सारे सवाल आपके सही हो रहे होंगे। इसमें फैक्ट्स इस प्रकार के हैं जो सुने सुनाए होंगे। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कठोर प्रकार का रिसर्च करके फैक्ट नहीं आता है। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, इन सब में सुने सुनाए फैक्ट ही आते हैं। कन्फ्यूजन के कारण वहाँ पर गलतियाँ होती हैं, तो रिवीजन में कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, देहिंग और डंपा टाइगर रिजर्व मेघालय, असम और मिजोरम। जरा मैच कीजिए कौन सा कहाँ पर है। 21 का उत्तर क्या होना चाहिए? पहले का ये नॉकरेक मेघालय में है, देहिंग पटकई कहाँ पर है? तो असम में है, डंफा मिजोरम में है। नॉकरेक मेघालय की गारो पहाड़ियों में लाल पांडा या सिस्टर्स इंडिका मदर ऑफ ऑल सिस्ट्स के लिए जाना जाता है। ये जरूर याद रखिएगा। नॉकरेक मेघालय में। देहिंग पटकई असम का एक राष्ट्रीय उद्यान है, एलिफेंट रिजर्व है, जिसे पूरब का अमेजन भी कहा जाता है, पूरब का ईस्ट का अमेजॉन कहा जाता है। डंफा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, क्लाउडेड लेपर्ड के लिए यह प्रसिद्ध है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में जरा विचार करें। यह ब्रह्मानी और वैतरणी नदियों के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत में खारे पानी के मगरमच्छ की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में।
पहले तो ये बताओ भाई, भितरकनिका में खारा पानी है भी कि नहीं, कहाँ है, कुछ आइडिया है? कभी जीवन में मैप पर देखा भितरकनिका को? यह नीलगिरी तहर का प्राकृतिक आवास है। नीलगिरी तहर भी यहाँ पर रहती है क्या? 1 और 2 हो जाएगा। भारत के उड़ीसा राज्य में यहाँ पर समुद्री बैकवाटर के इलाकों में यह मौजूद है, क्योंकि नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट केरल तमिलनाडु में पाया जाता, न कि उड़ीसा में। भितरकनिका उड़ीसा ब्रह्मणी और वैतरणी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में से मैंग्रोव वन है। खारे पानी के विशाल मगरमच्छ के लिए दुनिया भर में यह प्रसिद्ध है। सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इस रिजर्व से कौन सी प्रमुख नदी होकर बहती है जहां मगरमच्छों के संरक्षण के प्रयास किए गए? इसका आंसर हो जाएगा बी, तवा और देनवा नदियां यहां से बहती हैं। टाइगर सतपुरा रिजर्व में तवा और देनवा नदियां प्रमुख हैं। देनवा नदी सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा है। यहाँ मालाबार ज्वाइंट गिलहरी भी बहुतायत में पाई जाती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर के साथ किस अन्य महत्वपूर्ण प्रजाति का सफल पुनर्वास किया गया है? एक सींग वाला गेंडा जो है उसको यहाँ पर बसाया गया है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित दुधवा सुहेली और मोहना नदियों द्वारा सिंचित है। सुहेली और मोहना नदियाँ हैं यहाँ पर। 1984 में असम से एक सींग वाले गैंडों का सफल पुनर्वास किया गया। यह बरसिंघा के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। बारहसिंगा भी यहाँ पर जाना जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कथन पर विचार करें। यहाँ फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। यह पूर्णतः अल्पाइन जलवायु क्षेत्र में आता है। अब जैसे ही अल्पाइन आया, बत्ती गुल। अल्पाइन कहते किसको हैं? ज्योग्राफी में वनस्पति वाला चैप्टर जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी में है, क्लास 6 के एनसीईआरटी में अल्पाइन प्रकार के वन है ना। अल्पाइन जलवायु होता है, टुंड्रा जलवायु होता है, टुंड्रा का वन क्षेत्र होता है, पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत। ऋषि गंगा नदी इस बायोस्फीयर रिजर्व के गहरे खड्ड से होकर के बहती है। कथन कारण दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या कहीं से भी नहीं कर रहा है। नंदा देवी उत्तराखंड फूलों की घाटी यूनेस्को साइट्स है जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ ऋषि गंगा नदी गहरी घाटियों का निर्माण करती है। यद्यपि दोनों कथन सही हैं लेकिन सही से व्याख्या नहीं कर रहा है। और नंदा देवी जो है एवरेस्ट क्लाइंब कर सकते हो आप, लेकिन नंदा देवी क्लाइंब करना दुनिया का सबसे चैलेंजिंग काम है, क्योंकि इसका स्लोप जो है ना बिल्कुल इस प्रकार से खड़ा है ना। तो इस पर चढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इसीलिए एवरेस्ट आप हर साल सुनते होंगे कि कुछ न कुछ लोगों ने चढ़ाई कर ली, लेकिन नंदा देवी को चढ़ना बहुत मुश्किल काम है, दुनिया का सबसे चैलेंजिंग काम माना जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कथन पर विचार करें। यह हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा का विश्व में एकमात्र प्राकृतिक आवास है। यह आधिकारिक शुभंकर भूरसिंह द बारहसिंगा के पेश करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। बंजर और हेलोन नदियां इस उद्यान के मध्य से होकर के बहती हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बहुत प्रसिद्ध है, इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। टाइगर बहुत सारे यहाँ पर रहते हैं। तीनों कथन यहाँ पर सही दिया गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अपनी विशेष बारहसिंगा प्रजाति के संरक्षण के लिए विश्व स्तर प्रसिद्ध है, जो विलुप्त होने के आगार पर थी। यहाँ गोंड और बैंगा जनजातियाँ निवास करती हैं। बंजर और होलेन नदियाँ नर्मदा की सहायक 2 प्रमुख घाटियों में विभाजित करती हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत का एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? जहाँ जेमू ग्लेशियर स्थित है, जो लेप्चा जनजाति का पवित्र स्थान है। जेमू ग्लेशियर लेप्चा जनजाति का पवित्र स्थान भी यहीं पर है। यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टिकोण से मिक्स बायोस्फीयर के रिजर्व के रूप में शामिल है यूनेस्को हेरिटेज में। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र मिश्रित प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों यूनेस्को स्थल है। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा, जेमू ग्लेशियर और प्रसिद्ध थोलुंग मठ स्थित है। तीस्ता नदी का जलग्रहण क्षेत्र यही है। यहीं से तीस्ता नदी निकलती है, जो भारत से होते हुए बंगाल में जाती है, बांग्लादेश में। सलीम अली पक्षी अभयारण्य और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य बर्ड सेंचुरी और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान दोनों जम्मू कश्मीर में है क्या? प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली ने अपना अधिकांश शोध हिमालयी क्षेत्र में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है, परंतु आर यहाँ पर सही दिया हुआ है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है, जबकि सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में मांडवी नदी के किनारे चोरबा द्वीप पर के मैंग्रोव क्षेत्र में यह स्थित है।
तो चोराव द्वीप जो है मांडवी नदी के किनारे, उसके मैंग्रोव में सलीम अली बर्ड सेंचुरी स्थित है। कहाँ पर? तो गोवा में। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? तो ये है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। दोनों कंफ्यूज हो सकते थे आप। कारण आर सही है, उसका काम देश भर में था, लेकिन हिमालयी शोध में प्रमुख रूप से वो शामिल थे। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यह उच्च ऊंचाई वाला एक शीत मरुस्थल है जहाँ वनस्पतियों का पूर्ण अभाव है। ये गलत है। यह कश्मीर का जबरवान पर्वत श्रृंखला में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह डगवान नदी बहती है जो डल झील को जल प्रदान करती है। यह मुख्य रूप से गंभीर रूप से लुप्तप्राय हंगुल या कश्मीरी हिरन के संरक्षण के लिए जाना जाता है। सवाल कितनी ही बार पूछा गया है कि निम्न से कौन सा उद्यान हंगुल के लिए जाना जाता है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, ये जरूर याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है। ये एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है कि कथन डी गलत है, क्योंकि दाचीगाम एक शीत मरुस्थल नहीं है। इसमें शंकुधारी वन और अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं, इसे अत्यंत हरी भरी घाटी बनाते हैं। दाचीगाम का अर्थ होता है 10 गांव जिन्हें पार्क बनाने के लिए विस्थापित किया गया था। तो उसी दाचीगाम नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि 10 गांवों को हटाना पड़ा था। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसे कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? पापीकोंडा को, इसका आंसर बी हो जाएगा। पूर्वी घाट और गोदावरी नदी से विभाजित करती है। आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट की पापी पहाड़ियों में स्थित है। पूर्वी घाट में पहाड़ी का नाम है पापी, तो पापी पहाड़ी में पापीकोंडा स्थित है। गोदावरी नदी इस उद्यान के मध्य से गहरी घाटी होकर के बहती है। यह निर्माणाधीन पोलावरम सिंचाई परियोजना के कारण इसका कुछ हिस्सा डूबने के कारण से खतरे में पड़ा हुआ था। तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित बाघ अभयारण्य उनसे संबंधित राज्यों का गलत मिलान चुनें। पलामू झारखंड, कवल तेलंगाना, बुक्सा उड़ीसा, भद्रा कर्नाटक। जरा चुनिए कौन सा इसमें से गलत दिया हुआ है। चुनना जरूर चाहिए आपको, एक तो आंसर निकालिए ताकि गलत हो तो याद रहे। बुक्सा उड़ीसा यहाँ पर गलत दिया हो। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित, न कि उड़ीसा में। यह भूटान के फिप्सू वन्यजीव अभयारण्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यहाँ से संकोच तथा रैदक नदियाँ बहती हैं, तो यह पश्चिम बंगाल में है, न कि उड़ीसा में। पेरियार टाइगर रिजर्व के संबंध में कथन पर विचार करें। 4 ऑप्शंस है यहाँ पर, निकालिए जरा। 3 कथन है। यह इलायची पहाड़ियों के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। इट इज सिचुएटेड इन द हाई माउंटेन रीजन ऑफ कार्डेमम हिल्स। बताइए। यह एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व होने के साथ साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट रिजर्व भी है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट अलग अलग है क्या? कब शुरू किया गया है दोनों को? कल ही पूछा गया है एक एग्जामिनेशन में कुछ दिन पहले ही, भाई प्रोजेक्ट लायन, एशियाटिक लायन कब शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया आप मुझे बताएंगे ज़रा, तो सही रहेगा, है ना। ऐतिहासिक मुल्ले पेरियार बांध इसी अभयारण्य के भीतर स्थित है। मुल्ले पेरियार बांध क्या इसी अभयारण्य के भीतर स्थित है? और अगर है तो किस नदी पर है मुल्ले पेरियार? मुल्ला पेरियार। इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। पेरियार पश्चिमी घाट के केरल इलायची पांडवम पहाड़ियों में स्थित है। पंडलम पहाड़ियों में यहाँ पेरियार और पंबा नदियाँ बहती हैं। 1995 में मुल्ले पेरियार बांध बनाया गया था, जिससे पेरियार झील का भी यहाँ पर निर्माण हुआ है। निम्न से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चूना पत्थर की गुफाओं जैसे कि कुटुमसर गुफा और राज्य पक्षी बस्तर हिल मैना के लिए प्रसिद्ध है? यह है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में यह स्थित है, जो अद्वितीय जैव विविधता, कुटुमसर और कैलाश जैसी चूना पत्थर गुफाओं, तीरथगढ़ जलप्रपात के लिए यह जाना जाता है। कांगेर नदी यहाँ से बहती है, तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका क्या नाम है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट और माइक कार्यक्रम के संदर्भ में कथन पर विचार करें। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में शुरू किया गया था क्या प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992? माइक कार्यक्रम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार की एक विशेष पहल है। ए हो जाए केवल पहला सही है, दूसरा बिल्कुल गलत दिया हुआ है। माइक 2003 में स्थापित साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज द्वारा शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, न कि केवल भारत सरकार का। भारत में देहिंग पटकीय, मयूर झरना, शिवालिक आदि सहित कुल 10 माइक स्थल है जहां पर हाथी निवास करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसका केवल पहला सही होगा।
किस राष्ट्रीय उद्यान में लाल चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं? यह आंध्र प्रदेश की शेषांचलम पहाड़ियों में भी स्थित है। इसका नाम है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। पुष्पा मूवी में दिखाते हैं आंध्र प्रदेश से स्मगलिंग हो रही है, तो वो यही उद्यान है, इसी का एरिया है वो। शेषांचलम बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य हिस्सा है। यह विश्व में लाल चंदन का एकमात्र प्राकृतिक और स्थानिक आवास के रूप में जाना जाता है। यहाँ प्रसिद्ध तलकोना जलप्रपात भी स्थित है। 1932 में विश्व की पहली बाघ जनगणना, जो कि पग मार्क पद्धति पर आधारित था, मतलब पाँव को मार्क जो करके बाघ चलता है उसके पद्धति पर आधारित था, किस क्षेत्र में की गई जहाँ से उत्तरी कोयल नदी बहती है? बताइए। 1932 में विश्व की पहली बाघ जनगणना की गई थी, बाघ गणना पलामू बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। यह झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, उसमें बिहार हुआ करते थे। ऐतिहासिक रूप से 1932 में JW निकोलसन द्वारा आयोजित विश्व की पहली बाघ पगमार्क पदचिन्ह गणना का स्थल है। यहाँ से उत्तरी कोयल और ओरांग नदियाँ बहती हैं। अगला है 37 नंबर सवाल। कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यह नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा लाए गए भारी ताजे पानी के प्रवाह के कारण दुनिया के सबसे सघन प्रवाल भित्ति यहीं पर पाए जाते हैं, कोरल रीफ्स। क्या हो जाएगा 37 का? सी हो जाएगा, ये सही है, आर गलत दिया हुआ है। गुजरात तट पर पिरोटन द्वीप के पास भारत का पहला समुद्री उद्यान 1982, लेकिन आर पूर्णतः गलत है। कच्छ की खाड़ी का शुष्क तटीय क्षेत्र है, यहाँ कोई बड़ी मीठे पानी की नदी सीधे नहीं गिरती है, इसके कारण से दूसरा गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित नदियों और अभयारण्यों को जोड़ें, सही मिलान करें। भवानी नदी, स्पीति नदी, चंबल और बनास नदी, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। कौन सा किससे सही मैच है? इसका आंसर ए हो जाएगा, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी। भवानी और पैकार नदियाँ मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है। स्पीति नदी की सहायक पीन नदी पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के शीत मरुस्थल से बहती है। रणथंभौर राजस्थान, चंबल दक्षिण में, बनास उत्तर में नदियों से घिरा हुआ एक टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है? सत्य पूछा रहा है, तो 39 का आंसर हो जाएगा बी। इसने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले केवल 4 वर्षों में बाघ की आबादी को दोगुना करने के लिए पहला TX2 अवार्ड जीता था। टाइगर की संख्या 2 गुना अवार्ड इसने जीता था। 10 साल में इसको दोगुना करना था, 2 ही साल में इसने, 4 साल में ही इसने कर लिया था। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में शारदा और घाघरा नदियों के बीच स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 से 2018 के बीच बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 अवार्ड 2020 जीता। गोमती नदी का उद्गम भी इसी जिले गोमत ताल फूलर झील से होता है। यूपी का एकमात्र TR दुधवा और अमानगढ़ यहाँ पर मौजूद है। फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, जिसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जहाँ से छिमतुईपुई नदी बहती है, किस राज्य में स्थित है? तो यह मिजोरम राज्य में स्थित है। 41 है माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीच में स्थित साख्य सागर झील को रामसर आर्द्रभूमि का दर्जा प्राप्त है। यह उद्यान मध्य प्रदेश के विंध्यन क्षेत्र में स्थित है और बाघों के उच्च घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। 41 का आंसर हो जाएगा सी। ए सही है, परंतु आर गलत दिया हुआ है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी MP के भीतर मनिहार नदी पर साख्य सागर और माधव सागर झीलें हैं, जिनमें से साख्य सागर एक रामसर साइट है, 2022 में घोषित किया गया है। आर गलत है। हालांकि यह विंध्यन क्षेत्र के पास इस तरह के ऐतिहासिक रूप से यहाँ से बाघ विलुप्त हो गए थे, हाल ही पुनर्वास शुरू हुआ है। यहाँ उच्च घनत्व के लिए नहीं बल्कि मगरमच्छों के लिए यह जाना जाता है। तो ये इसके बारे में फैक्ट है, इस फैक्ट को ध्यान रखना है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया हुआ है? यह भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, सही पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आंसर पर चलते। भारत सरकार का स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट पहली बार इसी उद्यान में शुरू किया गया था, ये सही है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित गोविंद पशु विहार को 2009 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का आरंभिक स्थल चुना गया था। टोंस नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक इस उद्यान की प्रमुख नदी है। दाढ़ी वाले गिद्ध भी यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना, और ये सेव भी करते हैं, बिल्कुल बैठ करके दाढ़ी बनाते भी होंगे, है ना। ये याद रखने की चीज़ है, दाढ़ी वाले गिद्ध यहाँ पर पाए जाते हैं। गोविंदपुर पशु विहार जो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। निम्न में कौन सा टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियों का हिस्सा है। यहाँ कादर
और मलसर जैसी स्वदेशी जनजाति हाथियों को प्रशिक्षित करने का काम करती हैं, तो इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व इसका नाम है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, अन्नामलाई टीआर भी कहा जाता है। तमिलनाडु कोयम्बटूर तिरुपुर जिलों में स्थित है। यहाँ टॉप स्लिप नामक स्थान के लिए प्रसिद्ध है। कादर और मलसर मधुबन जनजातियाँ यहाँ पर सदियों से रही हैं। कादर, मलसर और मधुबन ये हाथियों को ट्रेंड करने का काम करते हैं। रोलपाडू वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से किस पक्षी के संरक्षण पर स्थापित किया गया था, जो घास के मैदानों का पारिस्थितिक तंत्र है? तो यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोंडावन जिसको कहा जाता है, सोन चिनरिया जिसको कहा जाता है, उसके लिए बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में देखिए गोंडावन 2 जगहों पर है, एक राजस्थान में और एक आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से। रोलपाडू वन्यजीव अभयारण्य एक शुष्क घास का मैदान है। इसे 1988 में विशेष रूप से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के दक्षिण भारतीय आबादी के लिए बनाया गया था। निम्न से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है? इसे कोयला खनन से गंभीर खतरा है, जो बांधवगढ़ तथा पलामू के बीच एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर के रूप में कार्य करता है। ये संजय दुबरी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। अविभाजित मध्य प्रदेश में इसे संजय राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ के हिस्से को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया। यहाँ से सोन और बनास नदियाँ बहती हैं। हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन इस प्रस्तावित टाइगर रिजर्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और हसदेव का विरोध तो रोज ही न्यूज़पेपर में चर्चा में रहता, लेकिन फाइनली अडानी जी को दे दिया गया। कवल टाइगर रिजर्व के संदर्भ में कथन पर विचार करें। यह तेलंगाना राज्य में गोदावरी और कदम नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। यह मुख्य रूप से सागौन के वन पाए जाते हैं। यह दक्षिण में ताडोबा, अंधारी और उत्तर में इंद्रावती से जुड़ा हुआ है। कवल टाइगर रिजर्व लग ही नहीं रहा आइडिया कि कहाँ पर है ये, किस राज्य में है, इस देश में है कि मंगल ग्रह पर है। कवल राज टाइगर रिजर्व एग्जामिनेशन में पूछेगा तो ऐसे ही थॉट्स आएंगे दिमाग में कि हम तो पढ़ के आए थे, वाल्मीकि पूछ लिया कवल। 1 और 2 सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। कवल तेलंगाना में स्थित है। यह उत्तर में महाराष्ट्र ताडोबा अंधारी जिसको कहते हैं, पूर्व दक्षिण में छत्तीसगढ़ की इंद्रावती जुड़ा हुआ है। न इसके विपरीत यह गोदावरी और कदम नदियों के सागौन वनों का एक समृद्ध गलियारा का क्षेत्र है। ये महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो प्रवाल भित्तियों, समुद्री कछुओं और रंगीन मछलियों का जाना जाता है, ये वनडूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। महात्मा गांधी कहाँ नहीं है? चिल्का झील के मध्य में स्थित वह कौन सा पक्षी अभयारण्य है जहाँ दया नदी गिरती है और जहाँ इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है? दया नदी गिरती है, इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है, चिल्का झील के मध्य में स्थित है। तो यह है नलबान पक्षी अभयारण्य। चिल्का लेक एक खारे पानी के लेक है उड़ीसा के समुद्र तट के समीप में। नलबान द्वीप जिसका उड़िया में खरपतवारों से ढका द्वीप नाम है। उड़ीसा के चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के केंद्र में पक्षी अभयारण्य है। दया नदी यहाँ अपना सिल्ट और पानी छोड़ती है। चिल्का इरावदी डॉल्फिन का एकमात्र प्रमुख घर है। 49 नंबर है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का मूल नाम क्या है, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी और तलहटी में स्थित है, जहाँ जेनु कुर्बा जनजातियाँ निवास करती है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को आधिकारिक तौर पर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। नागरहोल का अर्थ है कोबरा नदी, सांप और होल धारा, लक्ष्मण तीर्थ और काबिनी नदियां इसका प्रमुख स्रोत है। यहाँ के शहद निकालने वाले स्वदेशी जनजाति को जेनु कुर्बा कहा जाता है। शहद निकालने का काम ये करती हैं। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है 50 नंबर, बाकी 50 अगले में कर लेंगे। थोड़े थोड़े करके पढ़ना चाहिए, लास्ट टाइम पर एक बार में ही सारा खा लेंगे तो बदहजमी हो जाती है, इसलिए कम कर करके पढ़ते हैं, कम कम करके रिवाइज करें। एक ही बार में सारा राष्ट्रीय उद्यान नदी लेकर बैठ जाएंगे, निश्चित तौर पर कन्फ्यूजन होगा। इस वीडियो को कल तक एक बार और देख लीजिएगा, जिसके बाद कल का वीडियो मिल जाएगा आपको आगे का। भारत सरकार का सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट जो हिम तेंदुओं का संरक्षण ऊंचे हिमालय परिस्थिति तंत्र पर केंद्रित है, को निम्न से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्त पोषित किया गया है? तो ये किया गया है वैश्विक पर्यावरण सुविधा और UNDP के द्वारा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने UNDP GF के सहयोग से 2017 में सिक्योर हिमालय परियोजना शुरू की। यह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में हिम तेंदुओं और उनके आवासों पर यह केंद्रित है, हिमालय को संरक्षित करना है। अगले बार बिहार से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल होंगे। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर ही बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।